हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम वेलकम। तो होपफुली आप सब लोग ठीक होगे और अपनी प्रिपरेशन को काफ़ी अच्छे से करोगे। तो मेरे साथ जुड़ चुके हैं, इससे पहले भी आप इनसे मिल चुके हैं। तो इनका नाम है चेतन, जिन्होंने अपनी एमएससी अमरावती यूनिवर्सिटी से की है और ये सिल्वर मेडल है। देन उन्होंने अपीयर्ड में ही अपने CSR नेट गेट को क्रैक किया है और उसके बाद इन्होंने अपनी PhD आईसर भोपाल से की है ऑर्गेनोमेटेलिक के अंदर, गोल्ड के अंदर। और देन अब ये पोस्ट डॉक कर रहे हैं अपनी जर्मनी से। तो इससे पहले भी आप लोग इनसे मिल चुके हैं, इसलिए मैंने आपको थोड़ा शॉर्ट में इंट्रोड्यूस किया है इनको, ठीक है। तो पहले एपिसोड नंबर 1 के अंदर हमने बात की थी कि कैसे हम PhD करने से पहले PhD के कुछ पॉइंट्स को कैसे जान सकते हैं। उसके बाद एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होती है इनके बारे में देखा है, कौन कौन से फैक्टर्स हमें कंसीडर करने चाहिए PhD करने से पहले, वो हमने बात की थी, ठीक है। और इस एपिसोड नंबर 2 के अंदर हम बात करेंगे कि PhD इंटरव्यू को कैसे हमें क्रैक करना है, कैसे हमें सुपरवाइजर को चूज करना है और उससे पहले हमें टॉपिक कौन से चूज करने हैं PhD के लिए, ये सारे इस सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं। चलिए, तो वेलकम चेतन सर अगेन। थैंक यू तो सर। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये है चेतन सर आपसे कि बहुत सारे स्टूडेंट का मुझे ये डाउट तो हमेशा मिलता ही है कि हम इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कैसे करें और हाउ टू क्रैक द PhD इंटरव्यूज, हाउ टू क्रैक द PhD इंटरव्यूज। ओके, तो सर ये पहले तो चीज ये है कि अगर आप CSR नेट अगर आपका हो गया और आपने ऑलरेडी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के लिए अप्लाई कर दिया बेस्ड ऑन द क्राइटेरियाज एज वी प्रीवियसली डिस्कस्ड इन लास्ट वीडियो, तो अभी आपको सपोज इंटरव्यू के लिए कॉल आया, तो आपको पहले तो डिसाइड करना है कि आपको ऑर्गेनिक में PhD करनी है या फिर इनऑर्गेनिक में करनी है। आपको पहले डिसाइड कर लेना है, या फिर फिजिकल में करनी है, क्योंकि आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, जिस हिसाब से आपने प्रेफरेंस दिया एप्लीकेशन फॉर्म में, उस अकॉर्डिंग आपको इंटरव्यू देने के लिए इनवाइट किया जाएगा। अगर आपका प्रेफरेंस पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है तो आपको पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंटरव्यू देने के लिए बुलाया जाएगा। फिर आपका अगर इनऑर्गेनिक में है तो इनऑर्गेनिक में, या फिजिकल में है तो फिजिकल में। तो आप अगर सपोज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाते हो या फिर किसी भी फिजिकल या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री चूज करते हो, तो आपको जनरली इंटरव्यू में वो पूछते हैं कि आपको स्पेसिफिक टॉपिक पे क्वेश्चन पूछे या फिर आपको जनरल क्वेश्चन पूछे। तो अगर आप बोलते हो कि स्पेसिफिक टॉपिक अगर आप कोई बोलते हो, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हो गया ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएजेंट्स हो गया, या फिर आपका हो गया पेरिसाइक्लिक रिएक्शन हो गया, तो आपको वहां पे बहुत ही डेप्थनेस के साथ उसका प्रिपरेशन करके जाना है। क्योंकि अगर आप कोई स्पेसिफिक टॉपिक बोलते हो तो बहुत डीप पूछ सकते हैं, तो आपको बहुत ही डीप सब चीजें लर्न करके जानी है। और आप हर बार एक टारगेट करो। अगर आपके माइंड में क्लियर है कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करना है, तो आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करते हुए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही पढ़ो, अच्छे से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही पढ़ो। आप हो सकता है अगर आपको फिजिकल में नहीं करना है, तो भले ही आपने नेट के लिए पढ़ा है, लेकिन आपको अगर PhD ऑर्गेनिक में करने है तो फिजिकल के लिए अगर आपने नहीं पढ़ा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ऑर्गेनिक अगर आप चूज कर रहे हो तो फोकस देके पूरा ऑर्गेनिक अच्छे से पढ़ो। और अगर आप कोई स्पेसिफिक टॉपिक वहां पे जाके बोलने वाले हो, अगर वो आपको पूछे कि कोई स्पेसिफिक टॉपिक, तो आप वो स्पेसिफिक टॉपिक और अच्छे से पढ़ो। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और मेन चीज ये है कि वो आपको श्योरली पूछेंगे कि आपके प्रैक्टिकल स्किल्स क्या है। आपने आपके MSc का प्रोजेक्ट कौन सी टॉपिक पे किया है, तो आपके MSc के प्रोजेक्ट के बारे में अच्छे से पढ़ के जाओ। जनरली MSc प्रोजेक्ट का जो थीसिस होता है हमारा, वो थीसिस भी साथ में लेके जाना चाहिए। और वो थीसिस आपको मांगते हैं, आपने थीसिस लाया है आपके MSc के प्रोजेक्ट का, तो आपका थीसिस देखते हैं वो, और आपके थीसिस में से वो आपको क्वेश्चन पूछेंगे। तो आप अच्छे से थीसिस में आपने क्या किया है आपके मास्टर्स थीसिस में, और उसका बैकग्राउंड थोड़ा सा अच्छा से वो भी पढ़ के जाना चाहिए, क्योंकि वो आपको श्योरली पूछेंगे। ऐसे आपको आपके प्रैक्टिकल स्किल्स क्या है वो उनको पता चलेंगे। आपने नेट पास कर लिया, आपको थ्योरेटिकल तो आता है, वो तो श्योर है क्योंकि आपने नेट पास कर लिया, लेकिन आपकी प्रैक्टिकल स्किल्स क्या है वो डिसाइड होता है आपके मास्टर प्रोजेक्ट से। और आप मास्टर प्रोजेक्ट के बेस पे, मास्टर थीसिस के बेस पे वो जो क्वेश्चन पूछेंगे उसका आंसर आप कैसे दोगे उस पे डिपेंड होगा। ओके, तो सर मेरा एक क्वेश्चन ये भी है, मेरे दिमाग में जस्ट अभी एक क्लिक हुआ है कि जब आप जैसे PhD कर रहे थे तो आपके साथ केमिस्ट्री के स्टूडेंट थे, ठीक है, चाहे वो ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो या फिजिकल हो, क्या आपके साथ लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स, मैथमेटिकल साइंस के स्टूडेंट और फिजिकल साइंस के स्टूडेंट भी थे जो अदर लैब में काम कर रहे थे और आपको मिलते थे जैसे? हाँ, श्योर। जनरली क्या होता है, हर इंस्टीट्यूट में जैसे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट होता है, फिर फिजिक्स का डिपार्टमेंट, बायो का डिपार्टमेंट और बहुत सारे
रिसर्च टॉपिक्स ऐसे होते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना कि रिसर्च यू कैन नॉट मेक इट और यू कैन नॉट बाउंड इट इनटू वन बॉक्स, ठीक है। बहुत सारे रिसर्च टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो इंटरडिसिप्लिनरी होते हैं, और अभी इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च का बहुत स्कोप है आगे, और बहुत इंपॉर्टेंस है आज के जमाने में इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च का। तो ये इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च के एरिया में जैसे केमिकल बायोलॉजी हो गया, तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री के साथ साथ आपको बायोलॉजी का भी नॉलेज हो। तो फिर बहुत सारे लैब्स जो होते हैं जो केमिकल बायोलॉजी में काम कर रहे होते हैं, तो वहां पे आपको स्टूडेंट्स मिलेंगे, शायद उनका मास्टर्स जो है वो लाइफ साइंस में है, लेकिन वो पीएचडी कर रहे हैं केमिस्ट्री में कर रहा है। मैं वही आपको पूछने वाला था कि बायोकेमिस्ट्री के अंदर मैंने देखा है कि लाइफ साइंस के स्टूडेंट बायोकेमिस्ट्री के अंदर भी करते हैं, और कुछ केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स बायोकेमिस्ट्री के अंदर भी करते हैं ऐसे। राइट, मैंने देखा है कि हमारे दोस्त थे जिनका लिपिड्स के अंदर काम था एक्चुअली, और आईसर पुणे के अंदर वो वर्क कर रहे थे, और काफ़ी अच्छे उनके रिसर्च भी पेपर भी पब्लिश हुए हैं। तो वो मुझे एकदम से वो क्लिक हुआ कि लाइफ साइंस जो क्योंकि हमारे साथ ये भी स्टूडेंट है, लाइफ साइंस के स्टूडेंट भी हमारे साथ जुड़े हैं, केमिस्ट्री के स्टूडेंट भी हमारे साथ जुड़े हैं, फिजिक्स के भी है एज वेल एज मैथ के है। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे सर तो एक्चुअली एक केमिस्ट्री को टारगेट कर रहे हैं क्योंकि वो केमिस्ट्री के है, बट आपको पीएचडी के लिए कोई भी, अगर आप बायो से है, अगर आप फिजिक्स से है, या अगर आप मैथमेटिक्स से है, और कोई भी टॉपिक है, जैसे कि आप क्वांटम चूज कर रहे हो फिजिक्स के अंदर, ठीक है, या जेनेटिक्स चूज कर रहे हो आप लाइफ साइंस के अंदर, ठीक है, और मैथ्स के अंदर आप कोई थ्योरीज का जो ग्रुप थ्योरी अगर आप चूज करें फॉर एग्जांपल, तो आप उसकी डीप नॉलेज रख के जाए, और वहां पे इंटरव्यू के सामने आपको उसी पर आपको क्वेश्चंस पूछाएगा और डीप में पूछे जाएंगे। उनका कहने का मोटो यही है एक्चुअली, इसलिए मेरा क्वेश्चन आपको इंटरप्ट करने का यही था कि मैं हमारे साथ वो भी स्टूडेंट्स हैं जो लाइफ साइंस के हैं, केमिस्ट्री के भी है, और फिजिक्स और मैथ्स के भी है, तो उनके लिए भी एक्चुअली हमें थोड़ा थोड़ा बात करनी है। और एक्चुअली बात इसलिए ये कर रहे हैं क्योंकि ये केमिस्ट्री से है, तो इनका एक्चुअली उनको जाने, बट ऑब्जर्वेशन आपका ये रहेगा कि हमेशा के आप लाइफ साइंस से हो, केमिस्ट्री से हो, बायो से हो, प्रिपरेशन आपको ऐसी करनी है, जो भी टॉपिक आप चूज कर रहे हो उसका डीप प्रिपरेशन आपको करनी पड़ेगी पीएचडी की, ठीक है। तो बहुत अच्छा समझ में आया सर। सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है आपसे कि हम कैसे रिसर्च टॉपिक को चूज करें। अगर कोई केमिस्ट्री से है, कोई या लाइफ साइंस से है, कोई मैथमेटिकल साइंस से या फिजिकल साइंस से है, तो अपने टॉपिक को कैसे चूज करें, क्या फैक्टर्स उसको आप देखने पड़ेंगे अपने टॉपिक को चूज करने के लिए, पहले क्या क्या चीजें उसको पढ़नी पड़ेगी अपने टॉपिक को चूज करने के लिए। तो अभी आपने जो क्वेश्चन पूछा कि रिसर्च टॉपिक कैसे चूज करें, तो ये बात आती है आप अगर पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हो उस वक्त, और आपका अभी पीएचडी के लिए सिलेक्शन हो गया, इंटरव्यू भी क्रैक हो गया, अच्छा ओके, उसके बाद अगर आपको पूछेंगे कि अभी आप किसके अंडर पीएचडी करनी है, यानी ये इंटरव्यू होए बाद जब सिलेक्शन हो जाता है उसके तो बीच में आपको टॉपिक क्या चूज करना है, ये सबसे बड़ा टारगेट आपका होता है उसमें, ये सबसे बड़ा टारगेट होता है। चलिए क्या होता है, जैसे आपका इंटरव्यू क्रैक हो गया, फिर आपको उसका जब भी रिजल्ट आएगा इंटरव्यू का किसी भी इंस्टीट्यूट का, तो आपको मेल आएगा आपकी ईमेल आईडी पे कि कांग्रेचुलेशन आपका सिलेक्शन हो गया ऐसे वैसे, और फिर उसके बाद आपके पास एक चॉइस शीट आएगी, आपको बोला जाएगा कि आप रिसर्च सुपरवाइजर आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग चूज करो, राइट। हाँ। तो आपको वहां पे आता है रिसर्च टॉपिक, पहले रिसर्च टॉपिक, फिर आप कौन से रिसर्च सुपरवाइजर कौन से पर्टिकुलर टॉपिक पे काम कर रहे हैं, तो रिसर्च टॉपिक चूज करना है आपको पहले, तो फिर उसके अकॉर्डिंगली रिसर्च सुपरवाइजर चूज करना। ओके हाँ, तो रिसर्च टॉपिक चूज करने में हम क्या सबसे पहले देखें, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, मान के चले कि मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, तो मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मुझे कोई टॉपिक को चूज करना है, ये स्कीम मुझे बनानी है, तो मैं कैसे उन टॉपिक को चूज करूँगा, क्या फैक्टर्स मुझे देखने पड़ेंगे पहले वहाँ पे मुझे। अभी क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट एरिया है, उसके एप्लीकेशंस including physical chemistry, including biology, including physics, material chemistry, सब जगह पे उसके एप्लीकेशंस है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ब्रॉड है, तो आपको पहले ये कर लेना है कि मुझे इंटरेस्ट किस में है, मुझे अच्छा नॉलेज किस चीज में है, और मुझे एक्चुअली इंटरेस्ट किस में आ रहा है। जैसे मुझे एक होता है, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ टॉपिक्स मैं आपको बताता हूँ, जैसे टोटल सिंथेसिस पे काम होता है। टोटल सिंथेसिस मतलब कोई नेचुरल प्रोडक्ट्स है, कोई ड्रग मॉलिक्यूल्स है, आपको वो टारगेट दिया जाएगा और आपको वो सिंथेटिक रूट उसका डेवलप करना है, राइट। तो ये एक एरिया ऑफ रिसर्च हो गया। फिर होता है कैटालिसिस।
कैटालिसिस में होता है हेटेरोजीनियस कैटालिसिस या फिर होमोजीनियस कैटालिसिस। उसमें होता है कि नए मेथड्स डेवलप करना है एक पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए, या फिर एक A to B जाने के लिए नए मेथड्स डेवलप करना है बेस्ड ऑन डिफरेंट कैटालिस्ट। तो वहां पे आपका नॉलेज ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री का नॉलेज होता है, आपका फंडामेंटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नॉलेज होता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नॉलेज जो होता है वो आपको यूटिलाइज करना पड़ता है नया मेथड डेवलप करने की। तो आपको ये देखना चाहिए कि हॉट एरियाज आप जिस फील्ड में करना चाहते हैं, जैसे कैटालिसिस में करना चाहते हैं, या फिर टोटल सिंथेसिस में करना चाहते हैं, या फिर आप केमिकल बायोलॉजी में करना चाहते हैं, या फिर आप इनाइजो सिलेक्टिव सिंथेसिस में करना चाहते हैं, right. तो इसमें हॉट एरियाज कौन से हैं? जैसे मेथोडोलॉजी डेवलपमेंट हो गया कैटालिसिस में, उसमें CH एक्टिवेशन बहुत हॉट एरिया है, उसमें इनाइजो सिलेक्टिव सिंथेसिस एक हॉट एरिया है। केमिकल बायोलॉजी में अगर आप देखो तो प्रोटीन मॉडिफिकेशन, और उसमें आप देखो तो लिपिड केमिस्ट्री जैसे आपने बोला, ठीक है, सेल सरफेस की केमिस्ट्री होती है, बहुत इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री, और बायोकॉन्जुगेशन एक होता है केमिकल। तो ये हॉट टॉपिक्स है और बहुत लोग इस पे काम करते हैं। तो आपको ये देखना है कि उसका प्रोस्पेक्ट क्या है, एक पर्टिकुलर रिसर्च टॉपिक का आगे जाके एप्लीकेशन क्या है, एक्चुअली इसका एप्लीकेशन क्या है, राइट। और अगर इस फील्ड में मैं पर्टिकुलर फील्ड में मैं PhD करूंगा तो मेरे CV के लिए या फिर मेरे मतलब स्किल्स में क्या अपग्रेड होगा, ताकि मैं आगे जाके अगर अप्लाई करूंगा, हो सकता है एकेडमिक पोजीशन के लिए, हो सकता है इंडस्ट्रियल पोजीशन के लिए, तो वो स्किल मेरे लाइफ में कैसे मुझे काम आ सकते हैं, मेरे करियर में मुझे कैसे काम आ सकते हैं, उस हिसाब से आपको आपका रिसर्च टॉपिक चूज करना है। राइट। चलिए, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे से आपने सर एक्सप्लेन किया है कि हाउ टू चूज दी रिसर्च टॉपिक। एंड द लास्ट क्वेश्चन सर मेरा ये है कि हाउ टू चूज दी सुपरवाइजर। अभी तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हमेशा मैं ये स्टूडेंट से ये सुनते रहता हूँ कि सर मेरा तो कहीं ना कहीं कुछ चूज़ करने में गलत हो गई है, सुपरवाइजर चूज़ करने में थोड़ा सा गलती हो गई है। बट मैंने आजकल यही देखा है कि कहीं ना कहीं कुछ कौन से फैक्टर्स हम अप्लाई करेंगे। एक्चुअली मैं ये बताइए, क्योंकि हर सुपरवाइजर की एक अलग क्वालिटी होती है। ये मैंने देखा है कि कोई स्टिक होता है, कोई सॉफ्ट होता है, कोई लेकर चलने वाला होता है, ठीक है, कोई बोलता है कि नहीं तुझे करना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने देखा है। तो हम क्या फैक्टर्स अप्लाई करें, क्या क्या फैक्टर्स देखें जब सुपरवाइजर हमें चूज करना है, तो क्योंकि ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि सुपरवाइजर चूज करने से पहले हमें कौन कौन सी चीज़ें देखनी चाहिए। ये आपने जैसे बोला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका पूरा PhD लाइफ, और मैं तो बोलूंगा आपका पूरा लाइफ आफ्टर PhD पे डिपेंड है आपका रिसर्च सुपरवाइजर कौन है। इस पे बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है, और कैसा है इस पे बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। तो पहले तो आपको ये बात जान लेनी है कि PhD इज अ वन मैन आर्मी गेम, राइट। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि मैंने मेरा सुपरवाइजर है तो वो मुझे हेल्प करेंगे। उनका हेल्प सपोज आप 10% है और 90% आपका एफर्ट है। कुछ केस में 100% आपका एफर्ट है, उनका कुछ है ही नहीं। हाँ। और ये रियलिटी गाइड कर देंगे, आपको बता देंगे कि हाँ ये पाथ है, ये पाथ से जाना है तुझे। वो मैक्सिमम जैसे आपने रिसर्च टॉपिक चूज किया तो आपको बोलेंगे कि सपोज आपको CH एक्टिवेशन में काम करना है या फिर लिपिड केमिस्ट्री में काम करना है, तो फिर वो आपको डिसाइड करना है कि इस पर्टिकुलर फील्ड में क्या हो चुका है अभी तक, क्या चैलेंजेस है और क्या करना बाकी है, और क्या करना डिजायरेबल है, मतलब क्या करना इंपॉर्टेंट है इस फील्ड को आगे ले जाने के लिए। वो आपको पढ़ के, आपको समझ के, आपको खुद को उसको एनालाइज करके खुद एक रिसर्च का एक स्कीम आपको निकालना पड़ेगा वहां से। मैं श्योरली ये बोलता हूं तो सर कि 80 to 90% केस में रिसर्च सुपरवाइजर आपके ज्यादा मदद नहीं करता इस बारे में। और इसके पीछे ये रीजन है सर, ऐसे नहीं है कि ये नहीं करते, इसके पीछे ये रीजन है कि आप PhD में आ चुके हो तो यू शुड बी सेल्फ डिपेंडेंट। तो पहला क्वेश्चन सर आपका एपिसोड नंबर 1 के अंदर हमने पहला क्वेश्चन आपने यही बोला था कि वहाँ पे आपको यही मैंने सुना था कि जब आप PhD के अंदर एंटर कर रहे हो, उसका नाम है कि आपको न्यू थिंकिंग के साथ चलनी पड़ेगी। वहाँ पे आपको सेल्फ सोचना पड़ेगा, वहाँ पे खुद से सोच करके और खुद को अप्लाई करना पड़ेगा। ये तो इसका आंसर वहाँ पे भी आपने दिया था, बट यहाँ पे भी वो चीज़ अप्लाई हो रही है वही। और आपको तो फिर उस हिसाब से जैसे मैंने बोला कि PhD इज वन मैन आर्मी गेम, तो आपको बहुत ज्यादा डिपेंडेंट आप सुपरवाइजर पे नहीं रह सकते। राइट। आप खुद को करना है, सब खुद इनिशिएटिव लेके, खुद उसमें दिमाग लगा के, खुद का आपको एफर्ट डाल के सब चीजें करनी है। तो अभी आप PhD सुपरवाइजर, तो
इस हिसाब से अगर देखा जाए तो एवरी पीएचडी सुपरवाइजर इज डिमांडिंग, एवरीवन इज डिमांडिंग, राइट, बिकॉज दे वांट टू ग्रो इन देयर करियर, ठीक है। तो दे वांट टू वर्क गुड बिकॉज यू हैव चूजन गुड इंस्टीट्यूट and they are in that particular institute, it means that they are good, they are ambitious, and they want to do something in their life, right. And if you are doing PhD under them, they also expect from you to do better, to do best of you, to give 100% of your efforts, and to solve the difficult problems, to think out of the box. तो ये सब चीजें अगर आप कंसीडर करो, इट इज गोइंग टू बी अ टफ जर्नी। पहले तो आपको ये कंसीडर कर लेना चाहिए, इट इज गोइंग टू बी अ टफ जर्नी। ये एमएससी, बीएससी ये बहुत अलग है और पीएचडी बहुत अलग है। इट्स नॉट जस्ट अ डिग्री, इट्स मतलब वो इंसान बदल देता है आपका पूरा। वो मैं तो ये बोलता हूँ कि वो इंसान बदल जाता है पीएचडी में एडमिशन लेने से पहले और पीएचडी एडमिशन लेने के बाद। अच्छा, ओके ओके। तो पीएचडी सुपरवाइजर वो गोइंग टू बी स्ट्रिक्ट इन मोस्ट ऑफ द केसेस। इफ योर पीएचडी सुपरवाइजर इज गुड and ambitious, he would be strict, there is no doubt about it, ठीक है। स्ट्रिक्ट होना चाहिए, हमारे लिए अच्छा है। स्ट्रिक्ट है तो वो डरना नहीं है आपको, अगर वो स्ट्रिक्ट है आपको डरना नहीं है। he is just expecting you to do 100%, to give your full effort, और एट द एंड रिसर्च है। अगर आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ रहा है तो वो सुपरवाइजर को भी समझ में आएगा कि आपने कोशिश करना चाहिए। रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, रिसर्च में कोशिश करना आपके हाथ में, आप कितना एफर्ट डाल रहे हो वो आपके हाथ में है। राइट राइट। तो अगर आपका एफर्ट सुपरवाइजर को दिखता है तो फिर सुपरवाइजर को कोई जनरली प्रॉब्लम नहीं है। तो जनरली एक जनरल अगर बोला जाए सुपरवाइजर कैसे चूज करना है, तो मैं ये चीज कहूंगा कि दो चीजें होती है। एक होता है कि वेल एस्टेब्लिश्ड सुपरवाइजर है, जिसका रिसर्च पिछले 8 साल से 10 साल से या 15 साल से चल रहा है, और दूसरा होता है कि न्यू स्टार्टर है, न्यू कमर है, जिसने अभी 2 साल पहले 3 साल पहले अपना रिसर्च ग्रुप शुरू किया है। ओके ओके। तो ये दो सुपरवाइजर्स को जज करना, जैसे हम जज करते हैं तो उनको जज करना दो डिफरेंट क्राइटेरिया हो जाता है। जैसे वेल एस्टेब्लिश्ड सुपरवाइजर अगर है, जिस वेल एस्टेब्लिश्ड मतलब कौन, जो 8 साल से 10 साल से 15 साल से उनका रिसर्च ग्रुप ऑलरेडी इंडिपेंडेंट करियर चालू है और उनका रिसर्च ग्रुप चल रहा है, तो उस केस में आपको देखना है कि अगर उस वैसे सुपरवाइजर्स है तो आपको देखना है कि इनका साइटेशंस कितना है, नंबर ऑफ साइटेशंस। आप अगर उनका नाम गूगल पे टाइप करोगे तो उनका गूगल स्कॉलर आता है, गूगल स्कॉलर। तो गूगल स्कॉलर के आपको देखना है कि इनके नंबर ऑफ साइटेशंस कितने हैं, पर ईयर इनके पेपर्स को कितने साइटेशंस आ रहे हैं, और आपको देखना है कि उनका एच इंडेक्स कितना है। एच इंडेक्स ये 100% ट्रू नहीं है कि एच इंडेक्स सब कुछ होता है, लेकिन ये बेटर एक असिस्टमेंट है, एक अच्छे साइंटिस्ट का एक बेटर असिस्टमेंट है कि एच इंडेक्स। तो एच इंडेक्स देखना है आपको, जितना ज्यादा एच इंडेक्स होगा उतना अच्छा होगा। 40-50 होगा तो बहुत अच्छी बात है, 60 होगा तो बहुत अच्छी बात है। और आपको देखना है कि एच इंडेक्स हो गया, नंबर ऑफ साइटेशंस हो गया, I10 इंडेक्स एक होता है, I10 इंडेक्स, ये सब आपको गूगल स्कॉलर पे मिल जाएगा। तो जितना ज्यादा है उतना अच्छा है। और आपको ये देखना है कि पर ईयर वो पर्टिकुलर रिसर्च सुपरवाइजर उनके लैब से पर ईयर नंबर ऑफ पेपर्स कितने आ रहे हैं। ओके, इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पर ईयर नंबर ऑफ पेपर्स कितने आ रहे हैं वो पर्टिकुलर लैब से, वो आपको देखना है। और फिर आपको फिर और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नेचर ऑफ सुपरवाइजर कैसा है, सुपरवाइजर का नेचर कैसा है। तो उसके लिए आपको जो ऑलरेडी उस ग्रुप में मेंबर्स है या फिर उस इंस्टीट्यूट में उस आजू बाजू के लैब में आपके कोई दोस्त है, आपके दोस्त के दोस्त है, कुछ आप उनको कांटेक्ट करके उनसे बात करके उनको क्लियरली पूछो कि सर कैसे है, क्या एक्सपेक्ट करते हैं स्टूडेंट से, उनका नेचर कैसे है। ये थोड़ा सा जान लेना सर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। राइट। एक तो हो गया आपका मेरिट बेस पे उनको ये करो, उनके केमिस्ट्री के बेस पे, जैसे आप नंबर ऑफ पब्लिकेशंस हो गया, नंबर ऑफ साइटेशंस हो गया, एच इंडेक्स हो गया, I10 इंडेक्स हो गया, ये होता है साइंस के पार्ट ऑफ व्यू से। अब एक होता है नेचर ऑफ सुपरवाइजर कैसे, वो आपको पता चलेगा, वो बेस्ट एडवाइस आपको दे पाएगा उनके लैब में जो लोग काम कर रहे हैं। राइट। या फिर उनके आजू बाजू के लैब में, जैसे मैं पर्टिकुलर लैब में काम कर रहा हूँ, ये मेरे बाजू के लैब में कोई दूसरा काम कर रहा है। अगर आपका कोई दोस्त का दोस्त उस लैब में नहीं है लेकिन दूसरे किसी लैब में उस सेम इंस्टीट्यूट में, तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं। राइट। ये हो गया वेल एस्टेब्लिश्ड सुपरवाइजर के बारे में। अब ये न्यू कमर सुपरवाइजर जो नए हैं, 2-3 साल पहले अपना इंस्टीट्यूट अपना रिसर्च ग्रुप स्टार्ट किया, तो उनका तो ज्यादा पब्लिकेशन नहीं होंगे, उनके ज्यादा साइटेशन भी नहीं होंगे, क्योंकि नया उन्होंने स्टार्ट किया इंडिपेंडेंट करियर।
तो वहां पे आपको उनको कैसे जज करना है, उनका पीएचडी कहाँ से है, उनका पोस्ट डॉक कहाँ से है, कौन से इंस्टीट्यूट से, कौन से सुपरवाइजर के अंडर है, वो सुपरवाइजर कितने बड़े, और उनकी पीएचडी में पब्लिकेशन कैसे है, पोस्ट डॉक में पब्लिकेशन कैसे है। फिर उससे आपको पता चलेगा कि वो कितने एम्बिशियस है, कितने टैलेंटेड है। उस हिसाब से आप उनको जज कर सकते हो। राइट। और उनका भी नेचर जानने के लिए आपको कहीं ना कहीं से कॉन्टेक्ट निकाल के उस इंस्टीट्यूट में अगर कोई है तो उनसे बात करके जानना पड़ेगा कि बाय नेचर वो सर कैसे है, बाय नेचर वो सुपरवाइजर कैसे है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये कुछ चीजें सर ध्यान में रखनी है बिफोर चूजिंग द सुपरवाइजर। एंड वंस यू हैव चूज द सुपरवाइजर, नाउ इट्स योर जॉब, नाउ यू आर लोन वॉरियर ऑफ योर करियर। राइट। चलिए, थैंक यू सो मच सर। तो ये कुछ बातें सुन के सर मुझे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शेर याद आ गया एकदम से, कि किसी ने बहुत खूब कहा है कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया समंदर तलाश कर। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, वो पत्थर ही टूट जाए ऐसा शीशा तलाश कर। तो ऐसे ही शीशे हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे चेतन सर जो उन्होंने अपनी मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल को तलाश किया है, और आज वो नांदेड़ से लेकर जर्मनी तक का उन्होंने अपना सफ़र तय किया है, और आगे चलकर और भी सफ़र आगे उनके बाकी है, और भी अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिलने बाकी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन काफ़ी हेल्पफुल हुआ होगा। और मेरा हमेशा ही टारगेट रहता है, नदीम सर का हमेशा ही टारगेट रहता है कि आपको अच्छे से अच्छी चीज़ें दी जाए जो आपकी लाइफ को ईजी करे। तो ऐसे ही सेशन हम आगे लाते रहेंगे। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पुट करना कि आपको नेक्स्ट एपिसोड और कौन से टॉपिक पे चाहिए, कौन से आपको डिफ़िकल्टीज़ आती है जब आप क्वालिफाइड होते हैं, या एमएससी के अंदर होते हो तो क्या डिफ़िकल्टीज़ आती है, या बीएससी के अंदर होते हो तो क्या डिफ़िकल्टीज़ आती है, या आफ्टर क्वालिफाइंग नेट आपको क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आ रही है, या क्या टॉपिक आपको चाहिए। तो हम उसके एपिसोड लेकर आएंगे, और मैं भी आऊँगा, और साथ साथ में मेरे साथ यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे लोग जुड़ेंगे जो आपको गाइड करेंगे आपकी लाइफ की जर्नी के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग, और आपका ख्याल रखें। थैंक यू सो मच चेतन सर, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू वेरी मच।